नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प और कहूँ तो छोटा सा स्रोत है। ये एक खास रासायनिक यौगिक के बारे में है, एमिलिनम नाइट्रोसम या नाइट्रेट ऑफ एमाइल। जी। और ये जो स्रोत है, ये ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी मेडिकल टेक्स्ट बुक का हिस्सा हो। बिल्कुल। इसकी भाषा बहुत सटीक है और कहीं-कहीं थोड़ी काव्यात्मक भी, जो आज के मेडिकल टेक्स्ट में तो बिल्कुल नहीं दिखती। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज हमारा मकसद है इस टेक्स्ट को मतलब खोलकर समझना कि ये पदार्थ आखिर है क्या, ये किसके लिए है और इसके शरीर पर जो अजीब और तीव्र प्रभाव होते हैं वो क्या है। तो चलिए इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। स्रोत की पहली लाइन ही ध्यान खींचती है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि ये दवा किसके लिए है। हाँ, और ये बहुत ही स्पेसिफिक है। स्रोत कहता है तंत्रिका संवेदनशील प्लिथोरिक महिलाओं के लिए रजोनिवृत्ति के दौरान या बाद में। इसमें ये जो प्लिथोरिक शब्द है, ये थोड़ा भारी लगता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका शाब्दिक अर्थ है जिनके शरीर में खून की अधिकता हो। मतलब चेहरा अक्सर लाल या तमतमाया हुआ रहता है। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ एक शारीरिक लक्षण नहीं है। आप कहना चाहती हैं कि ये सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर जैसा कुछ नहीं है? बिल्कुल। ये हमें 19वीं सदी की चिकित्सा के बारे में एक बड़ी बात बताता है। आज हम लक्षणों का इलाज करते हैं, जैसे सिर दर्द, चिंता, हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन तब वो एक तरह के इंसान का इलाज करते थे। ये दवा सिर्फ किसी एक सिम्टम के लिए नहीं थी, बल्कि एक खास मिजाज और शारीरिक बनावट वाली महिला के लिए थी। अच्छा, मतलब ये एक पूरा मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बना रहे हैं। हाँ, जो तंत्रिका है, संवेदनशील है और जीवन के खास पड़ाव पर है। ये चिकित्सा का एक बहुत ही अलग, ज्यादा समग्र नजरिया है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब दवा का संबंध व्यक्ति के स्वभाव से भी था, सिर्फ बीमारी से नहीं। जी। तो इस खास तरह की महिला पर यह दवा करती क्या है? स्रोत इसके प्रभावों के बारे में जो बताता है वो मतलब किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है। हाँ। चेहरे और सिर में खून का तेज उछाल, ये तो बहुत ही शक्तिशाली और अचानक होने वाला अनुभव महसूस होता होगा। बहुत ज्यादा। और स्रोत इसकी तुलना बेलाडोना और ग्लोनोइनम जैसे पदार्थों से करता है, जो इसी तरह के तीव्र प्रभावों के लिए जाने जाते हैं। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? यहाँ जो बात आकर्षक है वो है इसका सीधा सरल विज्ञान। स्रोत साफ साफ बताता है कि ये तेजी से धमनियों को फैलाता है। अच्छा। जिसे वेजोडाइलेशन कहते हैं। जब आपकी धमनियां, खासकर गर्दन और सिर की, अचानक फैलती है तो खून का प्रवाह उन हिस्सों में बहुत तेजी से बढ़ जाता है। यही वो तेज उछाल है। इससे ब्लड प्रेशर गिरता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और शायद इसी वजह से वो अजीब लक्षण भी पैदा होता है जिसके बारे में लिखा है। कौन सा? कि मरीज को ताजी हवा की लालसा होती है। वो कपड़े ढीले कर देता है, बिस्तर का कवर हटा देता है और सबसे ठंडे मौसम में भी खिड़कियां खोल देता है। हाँ। मतलब उसका शरीर अंदर से इतनी गर्मी फेंक रहा है कि बाहर की कड़ाके की ठंड भी उसे राहत दे रही है। ये शरीर की एक स्वाभाविक लेकिन चरम पर पहुंची हुई प्रतिक्रिया है। जब अंदरूनी तौर पर इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है तो शरीर उसे बैलेंस करने के लिए बेताब हो जाता है। ये एक तरह का थर्मो रेगुलेशन है जो पूरी तरह से मतलब बिगड़ गया है। और इसमें एक विरोधाभास भी है ना? हाँ, स्रोत में एक और गहरा विरोधाभास है जो इस असंतुलन को और भी साफ करता है। ये कहता है गर्मी की लहरें, जिसके बाद पसीना आता है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि शरीर के निचले हिस्से यानी पैर बर्फ जैसे ठंडे रहते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही अजीब है। इसका मतलब है कि इसका असर पूरी शरीर पर एक जैसा नहीं होता। नहीं, ऐसा लगता है जैसे ये दवा शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को हाईजैक कर लेती है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, हाईजैक। और उसे सिर्फ ऊपरी हिस्सों में भेज देती है, जबकि निचले हिस्सों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। मतलब शरीर अपने ही खिलाफ काम कर रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि ये पदार्थ शरीर के सिस्टम के साथ कितनी तेजी से और कितने चुनिंदा तरीके से काम करता है। ये कोई शांत प्रभाव नहीं है, ये एक नाटकीय, हिंसक और असंतुलित प्रभाव है। एक तरह का तूफान। बिल्कुल, जो कुछ हिस्सों में बाढ़ लाता है और कुछ को सूखा छोड़ देता है। शरीर का इस तरह दो हिस्सों में बढ़ जाना ही बहुत अजीब है। लेकिन स्रोत में कुछ और भी लक्षणों का जिक्र है जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक लगते हैं। जैसे वो कॉलर वाली बात। कॉलर बहुत तंग लगता है, उसे ढीला करना ही पड़ता है। ये सिर्फ गर्मी का एहसास तो नहीं हो सकता, इसमें कुछ और भी है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कॉलर का तंग लगना और ताज़ी हवा की जरूरत दोनों एक ही चीज की ओर इशारा करते हैं।
किस चीज की ओर? घुटन और बंधन का एक तीव्र एहसास जिससे व्यक्ति आजादी चाहता है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक अनुभव है। अच्छा। शरीर और मन दोनों कह रहे हैं कि उन्हें और जगह चाहिए, उन्हें सांस लेनी है, वो किसी भी तरह के बंधन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये वाला तो सबसे अजीब है, घंटों तक लगातार अंगड़ाई लेना, इस इच्छा को पूरा करना असंभव होता है। हाँ। जरा सोचिए, आपका शरीर लगातार अंगड़ाई लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कभी वो संतुष्टि नहीं मिलती जो एक अच्छी अंगड़ाई के बाद मिलती है। ये तो एक तरह की यातना जैसा लगता है। हाँ, एक ऐसी खुजली जिसे आप कभी मिटा नहीं सकते। ये एक बेहतरीन उपमा है। लगातार अंगड़ाई लेना और साथ में गहरी और बार बार जम्हाई आना, ये दोनों शरीर के नर्वस सिस्टम पर गहरे प्रभाव के संकेत हैं। ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिन्हें हमारा शरीर आराम करने या ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए करता है, लेकिन जब ये लगातार और बेकाबू हो जाए तो ये दिखाता है कि शरीर के आंतरिक फीडबैक लूप टूट गए हैं। मतलब शरीर सिग्नल भेज रहा है पर वो पहुंच नहीं रहा। बिल्कुल, शरीर एक सिग्नल भेज रहा है, मुझे आराम चाहिए, लेकिन वो सिग्नल कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, इसलिए शरीर बार बार वही क्रिया दोहराता रहता है। तो ये उस संवेदनशीलता से भी जुड़ता है जिसका जिक्र शुरू में किया गया था। हाँ। स्रोत में एक और लाइन है, जरा सी भावना में चेहरा लाल हो जाता है। ये उस प्लीथोरिक और सेंसिटिव महिला की तस्वीर को और पुख्ता करता है। बिल्कुल, मतलब उसका शरीर और नर्वस सिस्टम पहले से ही बहुत संवेदनशील है, हाई अलर्ट पर है। हाँ, और ये दवा उस संवेदनशीलता के वॉल्यूम को 11 पर कर देती है। शर्मिंदगी या उत्साह जैसी छोटी सी भावना भी शरीर में एक शारीरिक तूफान ला सकती है। इतने तीव्र और कह सकते हैं खतरनाक प्रभावों को देखते हुए मैं तो यही सोचता हूँ कि इसका इस्तेमाल सिर्फ जान बचाने वाली या बहुत ही गंभीर स्थितियों में ही होता होगा। ये कोई रोजमर्रा की दवा तो बिल्कुल नहीं लगती। आपका अनुमान सही है। स्रोत में कुछ बहुत ही गंभीर स्थितियों का जिक्र है। एंजाइना पेक्टोरिस, जो दिल का दौरा पड़ने जैसा भयानक दर्द होता है। अच्छा। हेमिक्रेनिया, यानी आधे सिर का भयानक दर्द, जिसे हम आज माइग्रेन कह सकते हैं, और यहाँ तक कि प्रसव के तुरंत बाद होने वाले दौरे। ये तो काफी गंभीर बीमारियों की सूची है। हाँ, और इन सभी स्थितियों में एक चीज कॉमन है, अचानक और तीव्र दर्द या ऐंठन। और क्योंकि ये दवा इतनी तेजी से काम करती है, ये शायद तुरंत राहत देती होगी। हाँ, और यहीं पर स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताता है। ये कहता है कि ये लाइलाज मामलों में अक्सर दर्दनाशक होता है। मतलब ये बीमारी को ठीक नहीं करता? नहीं, लेकिन उसके दर्द या लक्षणों से तत्काल राहत देता है। ये आग बुझाने जैसा है, लेकिन आग लगने के कारण को खत्म नहीं करता। तो ये एक तरह का इमरजेंसी उपाय है, स्थायी इलाज नहीं। जी, लेकिन फिर स्रोत में एक ऐसी बात लिखी है जो थोड़ी विरोधाभासी लगती है। कौन सी? इसमें लिखा है कि कच्चे रूप में ये केवल दर्दनाशक है और इसे बार बार लेना पड़ता है, लेकिन आगे लिखा है कि अधिक शक्तिशाली पोटेंसी में ये उपचारात्मक है। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। हाँ, ये आधुनिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से विरोधाभासी लग सकता है। मतलब एक ही चीज, बस उसे बनाने का तरीका बदलने से उसका असर दर्द मिटाने से बढ़कर बीमारी को ठीक करने वाला हो जाता है। ये उस समय के हिसाब से भी क्या कोई वैज्ञानिक विचार था या ये किसी जादुई सोच जैसा ज्यादा लगता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये उस समय की होम्योपैथिक या चिकित्सा पद्धति की एक महत्वपूर्ण धारणा को दिखाता है। अच्छा। विचार ये था कि एक ही पदार्थ जब उसे कच्चे भौतिक रूप में दिया जाता है तो उसका असर सिर्फ सतही और अस्थायी होता है, लेकिन जब उसे पोटेंटाइज किया जाता है, पोटेंटाइज, हाँ, जिस प्रक्रिया में उसे बार बार घोला और हिलाया जाता है, तो उसका ऊर्जावान या गहरा प्रभाव सामने आता है जो बीमारी की जड़ पर काम कर सकता है। तो ये सिर्फ दवा की मात्रा का खेल नहीं बल्कि उसके स्वरूप का खेल है। बिल्कुल, और स्रोत का लेखक इस पर जोर भी देता है। वो लिखता है, इलाज अक्सर पोटेंसी की ताकत पर ज्यादा निर्भर करता है जितना कि वे लोग कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने इसे उपचारात्मक परीक्षण में नहीं डाला है। ये तो एक तरह से उस समय के दूसरे डॉक्टरों को एक चुनौती भी है। हाँ, कि वे इसके सतही प्रभावों से आगे बढ़कर इसके गहरे उपचारात्मक प्रभावों को समझें और उसका परीक्षण करें। ठीक है, तो इस विचार को ध्यान में रखते हुए स्रोत के अंत में दी गई कुछ और जानकारी पर नजर डालते हैं। इसमें बताया गया है कि ये बेलाडोना, कोका, लैकेसिस जैसी दवाओं के समान है। इसका क्या मतलब है? क्या ये केमिकली समान है? नहीं, रासायनिक रूप से नहीं। समान दवाओं का जिक्र करना उस समय की चिकित्सा पद्धति में बहुत महत्वपूर्ण था।
इसे रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज कहते हैं। अच्छा। इसका आधार ये था कि कुछ दवाएं एक जैसी लक्षणों की तस्वीर पैदा करती हैं। तो अगर कोई मरीज इम्यूलेनम नाइट्रोसम के लक्षण दिखा रहा है लेकिन दवा काम नहीं कर रही, तो चिकित्सक लेकेसिस या बेलाडोना के बारे में सोच सकता है। समझ गया। ये एक तरह का वैकल्पिक नक्शा था। बिल्कुल। ये इस पर आधारित था कि दवा शरीर में क्या करती है, ना कि वह क्या है। और एक और चेतावनी दी गई है, मानसिक या शारीरिक परिश्रम से इसके लक्षण और बिगड़ जाते हैं। हाँ, ये तो समझ में आता है। अगर शरीर पहले से ही एक तूफान से गुजर रहा है तो उस पर और कोई भी बोझ डालना स्थिति को और खराब ही करेगा। एक और रोचक बात जिसका जिक्र स्रोत करता है वो इसके एक और आपातकालीन उपयोग के बारे में है। वो कौन सा? एनेस्थीसिया के प्रभाव में डूब रहे व्यक्तियों को होश में लाने के लिए इसे सुंघाकर तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जैसे क्लोरोफॉर्म से किसी को बेहोश किया जा रहा हो और वो जरूरत से ज्यादा बेहोश होने लगे। हाँ, तो इसे सुंघाकर उसे वापस होश में लाया जा सकता है। वाह। तो ये एक तरह से एंटीडोट जैसा काम कर रहा है। जी, एक तरफ ये शरीर को एक चरम अवस्था में ले जाता है और दूसरी तरफ ये किसी दूसरी दवा की चरम अवस्था से उसे बाहर भी निकाल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये सर्कुलेशन को इतनी तेजी से बढ़ाता है, ये एनेस्थीसिया के प्रभाव को, जो शरीर को धीमा और शांत करता है, उलटने में मदद कर सकता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने आज एक ऐसे पदार्थ के बारे में बात की जो विशेष रूप से कुछ खास मिजाज की महिलाओं के लिए है, जो शरीर में खून का एक तीव्र और असंतुलित उछाल पैदा करता है और जिसमें गर्मी और ठंडक, घुटन और खुलेपन की इच्छा जैसे गहने विरोधाभासी लक्षण होते हैं। बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा कुछ पंक्तियों का टेक्स्ट किसी पदार्थ के इतने बहुआयामी प्रभावों को पकड़ सकता है। सही बात है। ये सिर्फ लक्षणों की सूची नहीं है बल्कि एक पूरी कहानी है। जरा सोचिए, घंटों तक लगातार अंगड़ाई लेना, ये सिर्फ एक लक्षण नहीं है, ये एक मरीज का अनुभव है। हमें इन पुराने टेक्स्ट को पढ़ते हुए ये याद रखना चाहिए कि इन शब्दों के पीछे असली इंसान और उनकी तकलीफें थीं। सही कहा। लेकिन एक और चीज थी जिसका जिक्र स्रोत की शुरुआती पंक्तियों में था, जिसे हमने लगभग नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो बहुत ही गंभीर महसूस हुई थी। आप यूथेनेसिया शब्द की बात कर रही हैं। हाँ, इच्छा मृत्यु। स्रोत कहता है कि ये पदार्थ उस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। जी, लेकिन इसके आगे इस पर कोई और जानकारी नहीं दी गई है। ये सिर्फ एक संकेत देकर छोड़ दिया गया है। हाँ, और ये बहुत ही परेशान करने वाला और सोचने पर मजबूर करने वाला संकेत है। इसका क्या मतलब हो सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या इसका इस्तेमाल उन मरीजों के लिए होता था जो लाइलाज बीमारी के भयानक दर्द से गुजर रहे थे? हो सकता है, क्योंकि ये एंजाइना जैसे तीव्र दर्द से राहत दे सकता है। तो क्या इसका इस्तेमाल दर्द को कम करके एक शांतिपूर्ण अंत देने में मदद के लिए होता था, या इसका कोई और गहरा मतलब था? ये उस समय की चिकित्सा और नैतिकता के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब स्रोत हमें नहीं देता, लेकिन हमारे सोचने के लिए छोड़ देता है कि कैसे एक ही पदार्थ जीवन बचाने, दर्द मिटाने और शायद जीवन के अंत से भी जुड़ सकता है।